हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को, और ये है एपिसोड नंबर 31। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो कहानी आगे सुनते हैं। आहान ख्वाहिश को छोड़कर जा चुका था। वह सिंघानिया मेंशन पहुंचता है। वहीं युग उसे देखकर खुश होकर पूछता है, कैसी रही तुम्हारी डेट? आहान बस मुस्कुरा देता है। उसे मुस्कुराते देखकर सब खुश हो जाते हैं। ना जाने कितने बरसों के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी उन्होंने। आहान अपने कमरे में जा चुका था और इसके बाद वहीं पे रिया युग से कहती हैं, शुक्रिया हमारे लिए ये सब करने के लिए। युग कहता है, मॉम आप ये कहकर मुझे इस परिवार से अलग कर रही हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ वह सब अपने परिवार के लिए तो कर रहा हूँ। क्या मैं इस परिवार का अभी तक हिस्सा नहीं बन पाया जो आप मुझे इस तरह शुक्रिया कह रही हैं? रिया अपने कान पकड़कर उससे सॉरी कहती हैं और वो कहती हैं, तुम हमारे परिवार का हिस्सा उसी दिन बन गए थे जब हम यहाँ आए थे तुम्हारे साथ रहने के लिए। इतने सालों के बाद आरव के वापस आने पर भी उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ ही देखी थी मैंने। आज उसे खुश देखकर मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। तुम्हारी ही वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई है। युग हंसते हुए कहता है, मेरी वजह से नहीं, मेरी होने वाली भाभी की वजह से आई है ये खुशी। युग की बात सुनकर रिया मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, वो है, होने वाली नहीं है, शी इज़ आरव्स वाइफ। युग हैरान होकर कहता है, क्या सच में? रिया कहती है, हाँ, लेकिन बस हमारी दुनिया के हिसाब से, तुम्हारी दुनिया के हिसाब से नहीं। वो उसकी है लेकिन वो उसे अपना कह भी नहीं सकता। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो इसी बात की है, जब कोई इतना ख़ास हो और आपका ही हो लेकिन आप उससे अपना भी ना कह सको, उसकी तकलीफ़ और खुशी भी ना बांट सको। इससे ज़्यादा बुरा क्या ही होगा किसी और के साथ। और ये सारी तकलीफ़ें एक हादसे के बाद उसकी ज़िंदगी का हिस्सा सा बन गई। जाने कब तक। रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। युग वहीं खड़े होकर बस सोचता रहता है, कैसी प्रेम कहानी है इनकी। एक दूसरे के होकर भी एक दूसरे के नहीं हो पाए, और अब जब मिले हैं तो वो उसे कुछ याद ही नहीं। जाने कब पूरी होगी ये कहानी। मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं उस दिन आरव से मिल पाया, वरना मैं कैसे जान पाता कि इश्क इतना बेइंतहा भी हो सकता है, जो पूरा होने के लिए जन्मों का इंतज़ार करे। ये साबित हो गया कि मोहब्बत करने वाले के लिए दिल का होना ज़रूरी नहीं, जज्बातों को समझ लेना ही काफ़ी होता है। युग ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलट कर देखता तो आरव था वहाँ। आरव कहता है, तुमने पूरा होटल ही बुक कर दिया था। युग कहता है, मैं नहीं चाहता कि जब वो तुम्हारे साथ हो तब तुम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब करे। तुम कुछ वक्त उसके साथ बिता पाओ, बस कुछ वक्त उसके साथ बिताने पर ही ये मुस्कुराहट लौट आई है। इस मुस्कान के लिए तो मैं जान भी देने को तैयार हूँ। ये होटल क्या है? आरव कहता है, मैं अपनों को खोते हुए नहीं देख सकता, और तुम मेरा परिवार हो। आइंदा कभी जान देने की बात मत करना। मैं मेरा इश्क मुकम्मल करने के लिए किसी की जान की कुर्बानी नहीं चाहता। मैं मेरा इश्क पर कोई दाग नहीं चाहता। युग कहता है, जो हुक्म मेरे आका, कभी ऐसा कुछ नहीं कहूँगा आप। आरव वहाँ से चला जाता है और वो ख्वाहिश की तस्वीर को देखने लगता है जो उसके कमरे में यानी दीवार पर टंगी हुई थी। वो उन तस्वीरों को देख ही रहा था, और आज जो उसने पल ख्वाहिश के साथ बिताए थे उन्हें याद करके मुस्कुराने लगा। तभी उसे याद आता है कि जब ख्वाहिश उसकी कार के सामने आई थी तो वो भागते हुए आई थी, जैसे किसी से भाग रही हो। वह अपनी यादों में उन्हीं पलों को दोबारा याद करता है और आंखें खोलकर कहता है,
मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? मैंने इस बारे में ध्यान से क्यों नहीं सोचा कि वह डरी हुई थी और किसी से भाग रही थी। लेकिन किससे? ये तो अब वही बता सकती है। मुझे हमेशा उसके आसपास रहने की ज़रूरत है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अब कहीं वो जेनी तो नहीं थी? अगर वो हुई तो इस बार उस पर भी कोई रहम नहीं होगा। ख्वाहिश भी यही सब सोचते सोचते सो चुकी थी। आरव आकर उसके पास बैठ जाता है और सोते हुए उसे देखने लगता है। वह अपने हाथों को मोड़कर कोहनी को तकिए पर टिकाकर हथेली को सर के नीचे रखते हुए उसके करीब होकर लेटते हुए मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। उसके बालों को उसके चेहरे से हटते हुए कहता है, कितनी ज़्यादा मासूम लगती हो तुम सोते हुए, और हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह करती हो। ख्वाहिश की हल्की सी आंखें खुल जाती हैं। उसे अधखुली आंखों में आरव दिखाई जाता है। उसने जागने पर आरव उठकर जाने को होता है कि ख्वाहिश उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और आधी नींद में बड़बड़ाती है, तो मुझे सोते जागते सब जगह क्यों दिखाई देते रहते हो? मैं सब क्यों भूल नहीं जाती? बस इतना कहकर वो आंखें बंद करके दोबारा सो जाती है। जब ख्वाहिश ने उसका हाथ पकड़कर खींचा था तब आरव उसके ऊपर ही गिर गया था। उसका चेहरा ख्वाहिश के चेहरे के बहुत करीब था। वह उसकी आती जाती सांसों को भी महसूस कर पा रहा था। आरव कहता है, तुम्हारी नींद में बड़बड़ाने की आदत मुझे सच में डरा देती है। वह उसके करीब आकर उसके फोrehead पे किस करता है और सुबह उसके उठने से पहले ही चला जाता है। तैयार होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहता है, जाने कब मैं फिर से खुद को तुम्हारी आंखों में पहले की तरह देख पाऊंगा। जाने कब तुम्हें सब याद आएगा। जाने कब कितना इंतज़ार और करना पड़ेगा मुझे। मेरे सारे सवाल भी तुम हो और जवाब भी सिर्फ तुम हो। फिर कहता है, मुझे पता करना होगा कि कैसे भी किससे डर कर भाग रही थी आखिर तुम? बहुत ज़िद्दी हो, आसानी से तो नहीं बताओगी, लेकिन मुझे पता तो करना ही होगा। ख्वाहिश जब सोकर उठती है तब वह काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। कोई थकान उसे महसूस ही नहीं हो रही थी। उठकर आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने माथे को छूती है, कुछ महसूस करती है और आंखें बंद कर लेती है। उसे एक धुंधली सी याद आती है, जैसे किसी ने उसके माथे पर किस किया हो। इसी के साथ उसे आरव का चेहरा नज़र आने लगता है। ख्वाहिश अपनी आंखें खोल देती है और कहती है, मैं उसके बारे में ये सब क्या सोच रही हूँ? पागल हो गई हूँ मैं। पता नहीं क्या है उसमें ऐसा। मेरा दिल दिमाग से जाता ही नहीं वो। मुझे उससे दूर रहना होगा, बहुत दूर, नहीं तो मैं पूरी तरीके से पागल हो जाऊंगी। ख्वाहिश तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। आरव ख्वाहिश से अकेले में बात करने का मौका तलाशता है और सबके होते हुए ख्वाहिश का कहीं भी अकेला होना तो वैसे नामुमकिन ही था। आरव को अब गुस्सा आ रहा था। उसे जानना था कि ख्वाहिश आखिर किससे डर के भाग रही थी। इसके लिए अब उसे और सब्र भी नहीं हो रहा था। सब क्लास खत्म होने के बाद सब बाहर आ जाते हैं। ख्वाहिश सबसे पीछे थी, अपनी किताबों को समेटती हुई। उसका ध्यान अपने बैग में कुछ सामान को रखने में था। ये देखकर आरव सोचता है, अभी बात कर लेना ठीक है, वरना फिर ऐसा मौका मिलना मुश्किल ही है। वह ख्वाहिश के मुंह पर हाथ रखकर क्लास के बाहर जाते हुए अंदर खींच लेता है। सब जा चुके थे। आरव ख्वाहिश को छोड़कर दरवाज़ा बंद कर देता है। ख्वाहिश आरव की इस हरकत से थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से यहाँ लॉक्ड करने की? आरव कहता है, ये सब मुझे नहीं पता। तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दो और चली जाओ। ख्वाहिश गुस्से में कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एक सवाल के लिए ऐसी हरकत। आरव कहता है, कल तुम किससे बच के भाग रही थी जब मेरी कार से टकराई थी? ख्वाहिश जो आरव की इस हरकत से भड़क चुकी थी और कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं भला? तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह के सवाल करने वाले? वही ख्वाहिश कि ये कहने पर आरव एक तक उस पलक झपका कर
ख्वाहिश को पकड़कर दीवार से लगाते हुए खुद उसके करीब आ जाता है। ख्वाहिश को समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है अभी। वह अचानक से आरफ के करीब आने से घबराई हुई थी। ख्वाहिश साइड से निकलने की कोशिश करती है लेकिन आरफ दीवार पर दोनों तरफ अपने हाथों को रखकर उसे रोक लेता है। ख्वाहिश अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन में कहती है, नहीं ख्वाहिश, तुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। जो ये कहे वो नहीं करेगी तू। आरफ को अपने बहुत करीब महसूस करके ख्वाहिश अपनी आंखें खोल देती है। आरफ उसे घूरे जा रहा था और इसी बीच उसने एक बार भी पलकें नहीं झपकाई थी। उसके इस तरह लगातार घूरने की वजह से ख्वाहिश झेप जाती है और उसका चेहरा दूसरी तरफ घुमा कर रख लेती है। ख्वाहिश का चेहरा दूसरी तरफ घुमाने पर आरव उसके चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए करीब आकर धीरे से कहता है, यहाँ से आज़ाद होने के लिए तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ख्वाहिश अपना चेहरा आरव की तरफ करते हुए कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। आरव मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मत बताओ, मैं बाहर जाके सबको बता दूंगा कि कल हमारे बीच में क्या हुआ था। ख्वाहिश अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आरव को घूरते हुए कहती है, कल हमारे बीच में क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं, तुम कुछ भी बकवास मत करो। आरफ कहता है, ठीक है, फिर कल जो भी हुआ था मैं वो बता दूंगा तुम्हारे दोस्तों को। तुम अभी यहाँ से आज़ाद हो, जाओ जाओ ना, लेकिन उनकी कैद से कैसे बचोगी? तुम्हें कोई भी कभी भी कहीं अकेला नहीं जाने देगा, सोच लो। ख्वाहिश कहती है, तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आरफ कहता है, मैंने कब कहा कि तुम मुझे छोड़ दो? हमेशा मेरे पास रह सकती हो तुम। ख्वाहिश कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? डेविल कहेंगे, दूर हटो मुझसे। आरफ मुस्कुराता है और अपने चेहरे को उसके चेहरे के और करीब लाते हुए कहता है, मैं अपने आप को वही समझता हूँ जो तुम मुझे समझती हो। उसके और करीब आने पर ख्वाहिश की सांसें ही रुक जाती हैं और उसकी घबराहट भी बढ़ जाती है, जिसे आरफ महसूस कर पाता है। आरफ कहता है, बताओ कल क्या हुआ था? किससे डर के भाग रही थी तुम? आरफ के सवाल करने पर ख्वाहिश आरफ की आंखों में देखने लगती है। उन गहरी भूरी आंखों में वो खो सी जाती है। ख्वाहिश कहती है, मैं वो मेरा मतलब है, मैं बताती हूँ, तुम्हें कल क्या हुआ था? आरफ मुस्कुराता है और उसकी आंखों में देखने लगता है, जवाब के इंतज़ार में। ख्वाहिश बताती है, कल घर जाते हुए जब बीच रास्ते में टैक्सी ख़राब हो गई थी, तब वहाँ से पैदल जाते हुए मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, जैसे कोई साया, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं था। ख्वाहिश ये कहकर बता देने पर आरफ उसके पास से दूर हट जाता है और उसके हटते ही ख्वाहिश दरवाजे की तरफ भागती है। आरफ पास आकर दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, इन सब के लिए सॉरी। ख्वाहिश एक नज़र उसकी तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए स्टोरी को और कमेंट करके बताना तो मत भूलिए प्लीज़। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।